गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस करा था कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। कोई भी आपके पास केमिकल रिएक्शन अगर आ जाती है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, और आपको एक स्पेशल पॉइंट बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा 1 मोल के लिए ही लिखते हैं, ओनली फॉर 1 मोल। अगर आपके पास 2 मोल्स हो या 3 मोल्स हो या 4 मोल्स हो तो अपन क्या करते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको डिवाइड में लेकर जाते हैं। मैंने कहा रिएक्टेंट के लिए हमेशा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा और प्रोडक्ट के लिए हमेशा रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा। रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और आपके पास प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ आपके पास क्या रहेगा, फॉर्मेशन। और मैंने कहा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो ऑलवेज एक दूसरे के क्या रहती है, इक्वल। कि जितना प्रोडक्ट कंज्यूम होगा, सॉरी, जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उतना ही प्रोडक्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ये बातें सारी अपन कल कर चुके हैं कि अब सर न्यूमेरिकल्स किस टाइप के आते हैं। बहुत इजी टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखो कैसे, जैसे आपको एक इक्वेशन दे दी, एग्जांपल ले लेते हैं अपन। क्या आपको एक इक्वेशन दे दी, लाइक बहुत इजी इक्वेशन लेके चलते हैं। H2 प्लस I2 से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, 2HI। H2 प्लस I2 से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, 2HI का, हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। आपको गिवन क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज, HI के फॉर्मेशन की रेट गिवन है आपको, लाइक दे दिया 4.0 इंटू 10⁻⁻6 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आपको गिवन और आपको कह दिया कि आप क्या बताओ दैट रेट ऑफ फॉर्मेशन, सॉरी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन। इसके डिसअपीयरेंस की रेट बतानी है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऐसे ही आपको गिवन, बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके लिए रेट लिखना है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू माई प्लस 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज इन टाइम। बस अपना आंसर आ गया। कि सर कैसे आ गया, मैंने कहा आपको क्या पूछा है, आपको पूछा दैट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन विल, हाइड्रोजन और आयोडीन की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बतानी है। अब एक बात बताओ, ये दोनों आपको पूछा है, ये आपको गिवन है, HI की आपको रेट गिवन है, वो कितनी है, 4 × 10⁻⁶। तो आपको बच्चा जिसकी कैलकुलेट करनी है उसकी उसके इक्वल रख दो। तो मान लीजिए कि आयोडीन की कैलकुलेट करनी तो -DI2 अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, DT इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 × 10⁻⁻6, 4 × 10⁻⁻6, यही था। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 × 10⁻⁶ मोल लीटर इनवर्स, और अपन सेकंड इनवर्स लेके चल रहे हैं तो सेकंड इनवर्स। ये आपके पास आ गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आयोडीन। ये ही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, बिकॉज आपके पास आयोडीन और हाइड्रोजन जो है वो एकदम एक दूसरे के इक्वल है। तो आपके पास क्या रह जाएगा, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज 2 × 10⁻⁻6 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है। आपको किसी एक की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन गिवन होगा और आपको दूसरे का बताना। एक और कर लेते हैं एग्जांपल, फिर अपन आगे चलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा।
आपके पास केमिकल रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 gives to 2NH3। N2 plus 3H2 gives to 2NH3। यहाँ पे आपको दे दिया कि दैट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया is equals to 6 into 10 to the power minus 3 मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ये आपको गिवन है ना, 6 into 10 to the power minus 3 मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। आपको पता क्या करना है, इन दोनों की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताना है इन दोनों का, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस के लिए अपन क्या करते हैं, ये बात अपने दिमाग में सेट होनी चाहिए। सर क्या करेंगे, मैंने कहा सबके लिए रेट लिखिए। कैसे लिखेंगे, तो आइए देखें। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, तो चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन चेंज इन टाइम। ये आपके पास क्या हो गया, नाइट्रोजन की रेट हो गई। आगे साइन किसका आएगा वो आपको खुद को पता होना चाहिए। ये आपके पास रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है तो आगे साइन किसका आ जाएगा, माइनस, इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन में चेंज, ये हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ये उसमें चेंज अपॉन टाइम में चेंज। यहाँ पे 3 मोल है तो 1/3 आ गया, 3 मोल नहीं होता तो ओनली DH2 अपॉन dt लिख देते है ना। मैंने कहा रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज गिवन फॉर 1 मोल, हमेशा किसके लिए दी जाती है, 1 मोल के लिए दी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, इज इक्वल्स टू आपके पास ये क्या है, प्रोडक्ट है तो साइन किसका आएगा, प्लस का। कितने मोल्स है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3 आर प्रेजेंट, किसका 2 मोल्स है, तो यहाँ क्या करेंगे 1/2, यहाँ क्या आ जाएगा DNH3 अपॉन dt, DNH3 अपॉन dt, यानी कि अमोनिया की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ चेंज, और इसी को तो अपन क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। अब आपको कैलकुलेट किसका करना है, आपको हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का करना है, आराम से हो जाएगा। इसका करना है तो देखो 1/3 DH2 अपॉन dt, यहाँ पे प्लस का लगा दिया, साइन किसका होगा, माइनस का, बिकॉज ये रिएक्टेंट है, इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा 1/2 इंटू 6 इंटू 10 टू दी पावर आपके पास क्या आ गया, -3। कि सर ये कैसे, मैंने कहा DNH3 अपॉन dt की वैल्यू गिवन है 6 इंटू 10 टू दी पावर -3, आगे 1/2 आएगा ही। आपको किसका कैलकुलेट करना है, DH2 अपॉन dt का। ये 3 कहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो DH2 अपॉन dt वो कितना आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 6 इंटू 10 टू दी पावर -3 अपॉन आपके पास 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम, तो कितना आ गया 9 इंटू 10 टू दी पावर -3। यूनिट आप लगा लेना, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। कैसा ही रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, ये भी अपन डिस्कस करेंगे जरूर। सर नाइट्रोजन की कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपकी जैसे इच्छा हो वैसे कैलकुलेट कर लीजिए। सर क्या मतलब, क्या कहना क्या चाहते हो, मैंने कहा नाइट्रोजन की रेट में, रेट जो है वो इक्वल टू हाइड्रोजन की रेट रख दीजिए, या चाहे नाइट्रोजन की जो रेट है वो अमोनिया के इक्वल रख दीजिए। आप कैसे ही करोगे आपको आंसर सेम मिलेगा। तो देखो -DN2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू अमोनिया की रखते हैं तो 1/2 इंटू 6 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो गया -3, कैंसिल आउट करा तो आपको क्या मिला DN2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू दी पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये आपके पास क्या आ जाएगा, अमोनिया की रेट आ जाएगी, और ये आपके पास यहाँ सॉरी वो नाइट्रोजन की रेट आ जाएगी, और ये अपने पास किसकी आ जाएगी, हाइड्रोजन। कुछ नहीं करना, फर्स्ट कंसेप्ट यही है कि आप क्या करें, सबकी रेट लिखें। अब किसकी कैलकुलेट करनी है, किसकी गिवन है, उनको एक दूसरे के इक्वल रखें, बिकॉज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस विल ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन। उससे आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन का आंसर इजीली मिल जाएगा। ओके।
तो ये रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। क्वेश्चंस वैसे भी आ सकते हैं, जो सिंपल फॉर्मूला है कि दैट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। कि भैया आपको दे दिया कि कोई केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पहले ये थी, अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये हो गई, कितना टाइम चेंज हुआ है। तो वो क्वेश्चन जो फॉर्मूला बेस्ड है वो आप इजीली कर सकते हो कि दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज इन टाइम। ऐसे क्वेश्चंस में मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मेन कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस थे वो ये थे, और अब शायद इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसा मत समझ लेना कि सर इसकी डेफिनेशन में यूं था कि दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals about the rate of reaction and factor affecting rate of reaction known as chemical kinetics। ये सर रेट कल पढ़ ली, आज अपन फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, इतना भी छोटा चैप्टर नहीं, बट छोटा है, इतना नहीं है कि आज ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है उसकी रेट को कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। लाइक आपके पास एक एग्जांपल आ गया कि एक रिएक्शन है ए प्लस बी से, मान लीजिए कि आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है सी प्लस आपके पास बी। अब इस रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं उसकी स्टडी करते हैं। रेट का मीनिंग क्या हो गया अल्टीमेटली, अगर आप रेट का मीनिंग देखोगे तो रेट का मीनिंग क्या हो गया कि कंसंट्रेशन में चेंज करना। किसकी करना है, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, आपके पास ज्यादा होगी। तो अगर आप रिएक्टेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा ले लो, फर्स्ट फैक्टर एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा ले लोगे स्टार्टिंग में, तो क्या होगा कि रिएक्टेंट ज्यादा कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोडक्ट में। मींस कहने का क्या मतलब हुआ कि दैट रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ। कि सर समझ नहीं आया, चलो दोबारा दो। मैंने एक सिंपल सा कंसेप्ट बताओ कि अगर मैं रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में लूंगा, रिएक्टेंट में ज्यादा अमाउंट में लूंगा, तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, ज्यादा बनेगा। प्रोडक्ट भी क्या होगा, आपके पास ज्यादा फॉर्मेशन होगा। तो यही तो रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन हुआ क्या, चेंज इन कंसेंट्रेशन। अब आपने जितना ज्यादा रिएक्टेंट लिया है उतना ही ज्यादा तो चेंज होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन में, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन में जितना ज्यादा चेंज होगा रेट भी हमेशा उतनी ही क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, है ना। तो पहला आपके पास आता है फैक्टर, कौन सा है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लास्ट ईयर 11th की बातें करें तो वहां पे एक लॉ था, कौन सा था कि सर लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में था, अगर किसी को पता हो तो। लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था, गिवन बाय गुल्डबर्ग एंड वागे। गुल्डबर्ग एंड वागे, ये लॉ ऑफ मास एक्शन। ये सर क्या था, एक बार रिवाइज करवा दो। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट ऑफ एनी होमोजेनियस केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन की
कोई भी आपके पास केमिकल रिएक्शन है उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। ये कौन सा लॉ था आपके पास, लॉ ऑफ मास एक्शन या इसको लॉ ऑफ एक्टिव मास भी कहते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of A and concentration of B. Rate of reaction is directly proportional to the concentration of A and concentration of B. अगर अपन concentration reactant की increase करेंगे बच्चों तो rate of reaction भी आपके पास क्या होगी, increase। rate of reaction भी क्या होगी, increase। प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो केमिस्ट्री में आपको भी पता है कि एक कांस्टेंट आता है और ज्यादातर कौन सा आता है, के कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। सर इस के को क्या कहते हैं, के इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट, के इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। के इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, है ना, या तो उसको रेट कांस्टेंट कह दो या वेलोसिटी कांस्टेंट कह दो, एक ही बात। ओके, अब एक बात बताओ, अगर मैं क्या करूं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्वल कर दूं किसके, ए की कंसंट्रेशन बी के इक्वल कर देता हूं, या इन दोनों को मैं 1 ले लेता हूं, दैट द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1। दोनों को मैं 1 ले लेता हूं तो क्या होगा कि सर उस समय क्या हो जाएगा कि जो रेट है वो किसके इक्वल हो जाएगी, के के। रेट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, के के। अब इस के को अपन क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक rate constant. When the concentration of reactant is unit, then the rate is equal to the velocity constant. Now the velocity constant is known as specific rate constant or specific velocity constant, है ना। पहला फैक्टर था कौन सा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ मास एक्शन, किसने दिया था, गुडबर्ग एंड वागेन। व्हाट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन, if the rate of any chemical reaction, the rate of any homogeneous chemical reaction is directly proportional to the concentration of the reactant. reactant की concentration अगर आप increase करोगे तो rate of reaction भी क्या होगी, increase होगी। तो ये फर्स्ट आपके पास फैक्टर था जो rate of reaction को अफेक्ट करता है। सेकेंड फैक्टर देखते हैं, सेकेंड फैक्टर आता है अपने पास टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, देखो टेम्परेचर का रेट पे भी इफेक्ट होता है, रेट कांस्टेंट पे भी इफेक्ट होता है। अपन अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो रेट पे देख रहे हैं ना कि रेट कांस्टेंट। तो चैप्टर एंड होगा तो किसमें भी देखेंगे, रेट कांस्टेंट पे भी देखेंगे कि क्या इफेक्ट रहता है। टेम्परेचर की बात करें, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन का सिंपल सा कंसेप्ट एक ध्यान में रखें, रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या है कि अपने को प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज करना है। अब प्रोडक्ट का अमाउंट कैसे इंक्रीज होगा वो चीजें देख लीजिए। जैसे फर्स्ट वाला कंसेप्ट था, तो फर्स्ट आपके पास फैक्टर था, उसमें प्रोडक्ट का अमाउंट कैसे इंक्रीज कर सकते थे कि सर जितना ज्यादा रिएक्टेंट लेंगे उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो। क्लियर है ना, ऐसे टेम्परेचर की बात करते थे कि टेम्परेचर जो है जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होती है। सर ऐसे कैसे मान ले इंक्रीज होती है, आपने कह दिया हमने मान लिया, ये तो पॉसिबल नहीं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है
रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। तो मैंने कहा मेरी बात मत मानो, आपकी 11th काफी स्ट्रॉन्ग है तो 11th की बात मानो। तो सर कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा देखो, आपने 11th में जब चैप्टर नंबर 5 चल रहा था स्टेट ऑफ मैटर, उसमें एक रिलेशन देखा था दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 kT। सर इतना तो याद रखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 kT। के आपके पास यहाँ क्या था? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। टी आपके पास क्या था? टेम्परेचर। मीन्स मैं यूं लिख सकता हूं दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। Kinetic energy of the molecules is directly proportional to the temperature. Means as we increase the temperature of any chemical reaction, kinetic energy will also increase. काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी आपके पास? इंक्रीज। कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। कि सर उससे क्या फर्क पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ये देखो आपके पास रिएक्शन मिक्सचर, ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में रिएक्शन मिक्सचर है, यहाँ पे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी नहीं है अभी तक इनमें। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो ये इनमें भी क्या होगी? मूवमेंट होगी कि यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। यानी कि जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, क्या करोगे? इंक्रीज। इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों? इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या करेंगे? टक्कर, कॉलिजन करेंगे। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या करेंगे? कॉलिजन करेंगे। और कॉलिजन से किसका फॉर्मेशन होगा? प्रोडक्ट का। मीन्स कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, पूरा कंसेप्ट यहाँ देखिएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ये सर ये बात क्लियर है हमारे। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा बच्चों? नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन, नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन क्या होगा? इंक्रीज। नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन इंक्रीज होगा तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट का अमाउंट क्या हो जाएगा? ज्यादा। जितनी ज्यादा कॉलिजन उतना ज्यादा प्रोडक्ट, और जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन उतनी ही क्या होगी? ज्यादा। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होती है, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की है वो इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन इंक्रीज होगा तो प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तो आपके पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी क्या होगी? इंक्रीज। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर कॉलिजन से क्या होता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में पहले कोलाइड करते हैं, कॉलिजन होता है, और कॉलिजन होने के बाद वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन होगी उतना ही ज्यादा आपके पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगा, और जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगा आपके पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी उतनी ही ज्यादा। ओके, ये दो फैक्टर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं अपन हम। थर्ड फैक्टर, सेकंड आपके पास टेम्परेचर का, थर्ड फैक्टर देख लेते हैं। थर्ड फैक्टर आता है आपके पास कैटलिस्ट। कि सर क्या होते हैं कैटलिस्ट? मैंने कहा वो केमिकल सब्सटेंस जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को चेंज करते हैं विदाउट चेंज इन एनी केमिकल कंपोजिशन ऑफ इटसेल्फ। यानी कि खुद के केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, इनके खुद के केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। देखो फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है, बिकॉज रिएक्शन अगर कोई कंप्लीट होती है तो कोई एक्सोथर्मिक होती है, कोई एंडोथर्मिक होती है ना। तो कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है, केमिकल स्टेट कभी, सॉरी केमिकल कंपोजिशन कभी चेंज नहीं होता। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को, गौर फरमाना मेरे वर्ड्स को, ऐसे कभी मत कहना कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं
जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं, यानी कि या तो इंक्रीज करेंगे और या क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ठीक है ना। तो कौन से इंक्रीज करते हैं, कौन से डिक्रीज करते हैं? तो कैटलिस्ट जो है वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट, और एक आपके पास कौन से होते हैं? नेगेटिव कैटलिस्ट। एक तो होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक कौन से होते हैं? नेगेटिव। कि सर पॉजिटिव का मीनिंग, अब पॉजिटिव का मीनिंग तो आपको ही पता है कि कोई केमिकल रिएक्शन है, उसकी रेट इंक्रीज करनी है, कौन करेगा? पॉजिटिव वाला। डिक्रीज करनी है, कौन करेगा? नेगेटिव वाला, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, अगर आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐड करा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होगी। अगर नेगेटिव कैटलिस्ट यूज करा है तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होगी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और यहाँ क्या हो जाएगी आपके पास? इंक्रीज। आपने 10th में देखा होगा कि एक जो 4th चैप्टर था, सर इतना तो कहाँ याद है ना, 10th का 4th चैप्टर कार्बन वाला, कि आपके पास क्लोरोफॉर्म की जो बॉटल्स है उसमें थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है। उसका क्या रीजन रहता है? बिकॉज इथाइल अल्कोहल नेगेटिव कैटलिस्ट के जैसे एक्ट करता है और वो क्या करेगा? क्लोरोफॉर्म को पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के को रोकेगा, कम करेगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को। तो नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं। और पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। अब कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, जब तक ये चैप्टर कंप्लीट होगा सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सर सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए अच्छी बात है, सब कुछ क्लियर नहीं होना चाहिए ना। तो सब कुछ क्लियर मत करना, कंसेप्ट से क्लियर करना, डाउट से क्लियर करना कि पॉजिटिव कैटलिस्ट जब ऐड करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज क्यों होती है, और नेगेटिव कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज क्यों होती है। ठीक है ना। तो कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या हो गई? कि वो सब्सटेंस जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को चेंज करते हैं। अब अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो इंक्रीज करेंगे और नेगेटिव कैटलिस्ट है तो क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। ओके बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, कैटलिस्ट के बाद फोर्थ, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्शन नहीं, रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट उसको कैसे देखेंगे? आपके पास मान लीजिए कि एक तो ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट बना रहा है, और एक ये रिएक्टेंट है, ये भी किसका फॉर्मेशन कर रहा है? प्रोडक्ट। मैंने कहा इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो आप बताइए रेट ऑफ रिएक्शन किसमें ज्यादा होगी? किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी? तो जो ऊपर वाला है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ज्यादा। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? कम। सर ऐसा क्यों? मैंने कहा ए और बी के बीच में जो बॉन्ड था वो एक वीक बॉन्ड था। वीक बॉन्ड था तो वो जल्दी से क्या हो जाएगा? डिसोशिएट। आपको ये तो पता ही है ना कि रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं तो पहले बॉन्ड, पुराने बॉन्ड जो है वो डिसोशिएट होंगे और उसके बाद न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये आपको पता है, इतने इंटेलिजेंट आप हो, मेरे को पता है कि डेट ए बी जो है उसमें क्या है, ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है। वीक बॉन्ड है तो इजीली डिसोशिएट होगा, और इजीली डिसोशिएट होगा तो इजीली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? ज्यादा। यानी कि कम टाइम लगेगा, कम टाइम में इसकी कंसेंट्रेशन में चेंज क्या होगा? ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। सी और पी और क्यू के बीच में बात कर ले तो मैंने कहा पी और क्यू के बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कौन सा? फेविकोल का जोड़ है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मजबूत है काफी। तो ये इजीली डिसोशिएट नहीं होगा, और इजीली डिसोशिएट नहीं होगा तो किसमें कन्वर्ट नहीं होगा? इजीली प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? तो इसमें जिसमें वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो
उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो टूटेगा लेट, और वीक बॉन्ड हो तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। ये थे फोर्थ फैक्टर हो गया, ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट वाला। फिफ्थ आता है आपके पास सरफेस एरिया। फिफ्थ आपके पास कौन सा आता है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। देखो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही क्या होगी सर, हमेशा। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है, यानी कि जो सरफेस के कांटेक्ट में किसी रिएक्टेंट का एरिया आता है, उसको अपन क्या कहेंगे, सरफेस एरिया। अब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, रिएक्शन कंप्लीट होने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स उतनी ही ज्यादा क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और जितनी ज्यादा रिएक्शन करेंगे उतना ही ज्यादा किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल अपन बात कर लेते हैं डेली लाइफ के काफी सारे एग्जाम्पल्स है उसको लेकर। कोयला देखा होगा, कोल कहते हैं आप इंग्लिश में। एक कोल का टुकड़ा ले लो, है ना, पीस जो आता है वो ले लो, और एक कोल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। इजीली रिएक्शन कौन करेगा, आपको खुद को पता चल जाएगा कि जो पाउडर फॉर्म वाला है वो ज्यादा इजीली रिएक्शन करेगा। बिकॉज किसी भी सब्सटेंस का साइज जितना छोटा होता है, सरफेस एरिया उतना ही आपके पास क्या होता है, बड़ा। और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है, रिएक्शन करने की टेंडेंसी उतनी ही क्या रहती है, ज्यादा। और जितनी ज्यादा आपके पास रिएक्शन होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन। तो एज सरफेस एरिया ऑफ एनी सब्सटेंस इंक्रीजेस और एनी रिएक्टेंट इंक्रीजेस, तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी। ये आपके पास फिफ्थ फैक्टर था। अब अपन बात करेंगे सिक्स्थ और लास्ट फैक्टर की, वो आपके पास आता है सनलाइट। कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो विदाउट सनलाइट रिएक्शन नहीं करती, कि सर फॉर एग्जांपल मैंने कहा आप क्या करें, H2 ले लीजिए, आप Cl2 ले लीजिए। अब अपने को पता है इससे HCl का फॉर्मेशन होता है, बट जब तक आप इसको सनलाइट नहीं दोगे HCl का फॉर्मेशन नहीं। और जैसे ही H2 है, Cl2 है, अब सनलाइट को अपन क्या लिख सकते हैं, Hν। सनलाइट को क्या लिख सकते हैं, Hν। H क्या है, प्लांक कांस्टेंट, ν क्या है, फ्रीक्वेंसी। उससे किसका फॉर्मेशन हो गया, 2HCl का। तो ये रिएक्शन हो गई। मीन्स सनलाइट की प्रेजेंस पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। अगर आपके पास सनलाइट नहीं हो तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा कुछ रिएक्शंस में। अगर सनलाइट हो तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो ये आपके पास थे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।